गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग वापस से करंट अफेयर का नया टॉपिक लेकर के मिल रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किया गया है आपका इनकम टैक्स न्यू रेजिम को लेकर के, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग चर्चा करेंगे आज, है ना। तो ये जो नया पार्लियामेंट के द्वारा बिल लाया गया है न्यू इनकम टैक्स बिल, है ना, इसने रिप्लेस किया है आपकी 6 डिकेड ओल्ड जो रेजिम चली आ रही थी 1961 वाला, है ना, उसको रिप्लेस करके अभी आपके यहाँ पर नया इनकम टैक्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है ना। सो उस बिल के क्या क्या प्रोविजंस हैं या फीचर्स क्या क्या हैं और इसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या रही है बिल की, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो बेसिकली पार्लियामेंट ने ट्यूसडे को आपका 12 अगस्त को ये बिल पास करवा दिया है ना। तो आपके पास में एक नया इनकम टैक्स जो बिल है वो आ गया है, जिसने रिप्लेस किया है आपके 1961 वाले जो इनकम टैक्स का एक्ट चला रहा था उसको, है ना। अब ये जो नया बिल पास हुआ है ये एनफोर्समेंट इसका कब से होगा, तो ये इसका एनफोर्समेंट होगा 1 अप्रैल 2026 से, है ना। ये जो बिल है इसकी एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं क्या रहा है। तो बेसिकली ये जो नया बिल है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था फरवरी में, है ना, 2025 में, है ना। फिर उसके बाद में इसको पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के द्वारा के पास में भेज दिया गया था। अब सेलेक्ट कमेटी ने अपनी कई सारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो रिकमेंडेशंस दी हैं। उन रिकमेंडेशंस को इंक्लूड करके वापस से री इंट्रोडक्शन करवाया गया था इस बिल का पार्लियामेंट में, जो बिल अभी पास हो गया है। और इस बिल को नया वर्जन नाम दे दिया गया है द इनकम टैक्स बिल नंबर 2 2025, है ना। इसी बिल ने रिमूव किए हैं कई सारे जो पुराने प्रोविजंस चले आ रहे थे, जिनकी जो बेसिकली लैंग्वेज है वो आर्काइक लैंग्वेज थी, है ना, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज थी। और कई सारे जो सेक्शंस हैं वो लेंदी सेक्शंस थे 1961 वाले एक्ट में। तो उन लेंदी सेक्शंस को हटा करके अभी जो बिल आया है उसमें सेक्शंस को मिनिमाइज कर दिया गया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में नया बिल आपके पास में आया है ना। सो बेसिकली हम लोग देखते हैं इसके जो मोस्ट प्रोबेबली या की फीचर्स हैं क्या क्या रखे गए हैं नए बिल में, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो की फीचर्स ऑफ द रिवाइज्ड बिल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, जो सेलेक्ट कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस देने का काम किया है उन सभी रिकमेंडेशंस को इंक्लूड किया गया है ना। तो पहली चीज तो कि इसमें नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। पहले हमारे चलता था हम लोग प्रीवियस ईयर या फिर बेसिकली असेसमेंट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते आ रहे थे। तो ये जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसे हटा करके अभी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जैसे बोला जाता है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर कुछ नहीं है बच्चों, हमारा क्या है कि बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च वाला जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का ड्यूरेशन, उसी को आपका टैक्स ईयर का जो नाम दे दिया गया है ना। अगला प्रोविजन है नो एएमटी। एएमटी होता क्या है, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, है ना, ऑन एलएलपीज। सो एलएलपीज क्या है, आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पर नो एटीएम का प्रोविजन क्या है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगी, है ना। इसमें यह है कि पहले जो एलएलपीज हैं, एलएलपीज जो है बेसिकली ये क्या होते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इनको सेटअप किया जाता है। एलएलपीज भी जो बनेंगे वो आगे जाकर के कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इनका शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है। सो अभी इस वाले बिल में क्या प्रोविजन रखा गया है कि अगर जो एलएलपीज हैं वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कर रहा है तो इस पर पहले वाला जो ड्राफ्टिंग बिल था, ड्राफ्टिंग बिल में प्रोविजन रखा गया था कि 18.5% का जो टैक्स है इनको लायबल है ये लोग पे करने के लिए। सो उस टैक्स रेजिम को अभी हटा दिया गया है नए जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें। इसमें ये प्रोविजन रखा गया है बेसिकली कि द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स हैज बीन अलाइंड विद द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट बाय रिमूविंग द एक्सपेंडेड स्कोप। एक्सपेंडेड स्कोप यही है 18.5% वाला जो एक्सपेंडेड स्कोप है उसको हटा करके ये वहीं पर रखा गया है कि अब जो कोई भी एलएलपी है उसको ये जो 18.5% वाला जो टैक्स है उसको नहीं पे करना होगा, उसको क्या पे करना होगा, 12.5% के बेसिस पे ही अपना टैक्स जो है देना होगा। अगले प्रोविजन पे आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रोविजन रहेगा हमारा टैक्स स्लैब्स क्या है या स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या किए गए हैं, है ना। सो बेसिकली ये इनकम टैक्स की जो न्यू रिजीम है उसके अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है ना।
इसमें टैक्स रेट जो है इस प्रकार से रखी गई है ना। फर्स्ट है आपका अप टू जो 4 लाख है वहां तक आपको कोई टैक्स पेएबल नहीं है ना, निल। उसके बाद में 4 लाख टू 8 लाख का जो टैक्स रिजीम है उसमें आपको 5% टैक्स पे करना होगा। 8 लाख से लेकर के अगर आपका टैक्स ज्यादा बनता है कब तक, 12 लाख तक, तो वहां पर जो टैक्स रिजीम है वो 10% की हो जाती है ना। इसी प्रकार से आगे भी आपका टैक्स रिजीम रहेगा। अबाउट 24 लाख से आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब इस वाले में ये जो सेक्शन है इसमें एक नया सेक्शन ऐड करवाया गया था कि जो सेक्शन है 87A, इसमें बच्चों आपके लिए जो है रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रोविजन रखा गया है। अब रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन में किस प्रकार से काम करेंगे, है ना। तो रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन रेजिम है उसमें ये रखा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो किया जाएगा अप टू कितने तक, 75,000 तक। 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन माना जाएगा। इट मीन्स कि अगर किसी की इनकम है 12.75 लाख, है ना, तो उसको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा कितने, 75,000 का, है ना। तो उसे भी कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसमें एक और प्रोविजन रखा गया है कि जो पर्सन अपना जिनका बन रहा है 7 लाख तक, अभी तक लोगों को टैक्स पे नहीं करने का प्रोविजन था आपके जो प्रीवियस रेजिम है उसमें। तो न्यू रेजिम में अभी प्रोविजन रखा गया है कि न्यू रेजिम में जिन व्यक्तियों के 12 लाख तक की इनकम है उनको नए इनकम टैक्स बिल के अकॉर्डिंग कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो फिर ये क्या है कि अच्छा 4 लाख से 8 लाख तक का 5% आप टैक्स दे रहे हो, नए रेजिम में प्रोविजन है ना। तो ये जो प्रोविजन है इसी पे तो बात की जा रही है कि अगर आपका 4 लाख से 8 लाख तक का है इस पे आप 5% टैक्स बन रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, 4 लाख का डिफरेंस आ रहा है 4 to 8 तक, है ना। इस पर अगर 5% आप टैक्स दे रहे हो, है ना, तो यहाँ हो गया है आपका 4 लाख और इसके बीच में भी आपके पास में जो है डिफरेंस कितना 4 लाख के आसपास का आ रहे हैं। इन दोनों का मिलाकर के जितना टैक्स बनेगा, है ना, वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाएगा। अराउंड 60,000 का जो टैक्स है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन में कट जाएगा। अब जो 12 लाख के ऊपर कोई इनकम करेगा उस पर फिर 15% चार्ज होगा, तो उसका जो 15% चार्ज होगा अराउंड 15,000 के आसपास का, है ना, तो वो टोटल मिलाकर के 75,000 की जो है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट रखी गई है कि बेसिकली अबाउट 12 लाख अगर हो रहा है तो वहां पर आपको क्या है 75,000 की जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। ये स्लैब रेट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब ये जो बेसिकली नया आपका रेजिम है, इस रेजिम में ये सारी जो डिफिकल्टीज थी कि हम लोग जो आर्काइव लैंग्वेज में लिखा हुआ है 1961 वाला एक्ट को पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, इतने सारे सेक्शंस उसमें भर भर के दिए हुए हैं, तो उन सेक्शंस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, तो इसमें ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है। तो अबाउट 800 के आसपास में जो सेक्शंस थे उनको हटा करके इन्होंने स्ट्रीमलाइन कर दिया है कितने पर, 536 पर, है ना। और जितने भी टॉपिक हैं उनको लॉजिकली सारे चैप्टर वाइज डिवाइड कर रखा है ना। सिंपल लैंग्वेज है, प्लेन लैंग्वेज है, इसमें बुलेट लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और जो टेबल्स हैं उनकी फॉर्म में आप लोग चीजें देख लोगे, और लास्ट में है कई सारे जो स्केड्यूल्स हैं वो इसमें डाले गए हैं। जो भी नए प्रोविजंस हैं वो सारे सेलेक्ट कमिटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अभी बनाए गए हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, अगला हम लोग बढ़ते हैं डिजिटल इकोनॉमी, है ना। तो इस नए इनकम टैक्स बिल में आपकी जो डिजिटल इकोनॉमी है या जो वीडीएस हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं, इनके ऊपर भी बात करें। पहले क्या होता था कि बेसिकली अगर आप कोई ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन हो रही है या कोई चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसको एक वर्चुअल डिजिटल असेट काउंट नहीं किया जाता था। अब ये जो नया बिल है, इस बिल में बेसिकली जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, एनएफटीज हैं, तो उन्होंने बोला है कि भैया अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदोगे और इस पर जो प्रॉफिट अर्न करोगे उस प्रॉफिट पर आपको 30% का तो टैक्स देना ही होगा। जो भी गेन होगा, गेन पर 30% टैक्स प्लस 1% का आपको टीडीएस भी पे करना होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ये जो वीडीएस है, वर्चुअल डिजिटल असेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट्स में ये सारी चीजें इन लोगों ने रख ली हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसीज हो गई हैं, एनएफटीज हो गए हैं, ईमेल सर्वर्स हो गए हैं।
आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है, या कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हो गए हैं, बैंकिंग अकाउंट्स हो गए हैं, और क्लाउड रिमोट सर्वर्स हो गए हैं, डिजिटल एप्स या प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, है ना। इन सब में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको जो भी गेन होगा उसका 30% प्लस 1% का टीडीएस जो है मैंडेटरी है, देना जरूरी है ना। तो क्रिप्टो करेंसी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूं कि आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसीज खरीदी, आपने उसको बेचा कितने में, 2 लाख में, तो आपको जो गेन हुआ है 1 लाख का, 1 लाख पर आपको 30% तो गेन टैक्स देना पड़ेगा और साथ में आपका 1% का टीडीएस भी पेएबल होगा, है ना। सो अब ये जो चीज है, इसी के ऊपर जो क्रिटिसिज्म कई लोग कर रहे हैं कि अच्छा न्यू इनकम टैक्स रेजिम बिल में क्रिटिसिज्म के जो पॉइंट्स है उसमें सबसे हाईलाइटेड पॉइंट यही है कि बेसिकली इसने डिजिटल इकोनॉमी को मोटिवेट या पुश देने का जो काम किया है, उसी के साथ में बेसिकली यहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है कहीं ना कहीं बीच करने का काम भी किया जाएगा कि सारी जो आपकी ईमेल से, सर्वर से, है ना, वो आप दिखाने के लिए अब लोग मैंडेटरी हो गया है ना। अगला हम लोग चलते हैं नील टीडीएस सर्टिफिकेट, है ना। अब इसमें नील टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हो, मतलब आपको लगता है कि आपकी इनकम जो है उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रही है जिस क्राइटेरिया के अंदर आपको टैक्स देना है, तो आपके पास में ये राइट है कि आप क्या है जाकर के अपना नील टीडीएस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लें, है ना। तो इसमें रखा गया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो पेंशनर्स हैं और वो क्या है एनुअल इनकम कितनी बन रही है उनकी 2 लाख तक। तो ऐसे व्यक्ति जो पेंशनर्स से और एनुअल इनकम उनकी 2 लाख तक बन रही है ना, तो उनकी जो है बेसिकली बिलो एग्जम्पशन लिमिट है, तो उसके लिए उनको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं कि कंसर्न क्या है, या प्राइवेसी कंसर्न या कोई भी चीजें जो अभी हम लोग क्रिटिसिज्म है, क्योंकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को एक बैलेंस आउट अप्रोच लेकर के चलना है ना। हम लोगों ने की फीचर्स देख लिए, ऑन एन एवरेज सारे की फीचर्स मैंने कवर करने की कोशिश करी है ना। इसी में एक फीचर्स एक था कि फेसलेस डिजिटल असेसमेंट जो है ना, वो भी किया जाएगा। इट मीन्स कि पहले होता था वर्चुअली, जैसे कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो आप लोगों को वर्चुअली बैठ करके बातचीत करनी होती थी, आजकल उसको कर दिया है। अभी ये जो नया इनकम टैक्स रेजिम है उसके अकॉर्डिंग फेसलेस असेसमेंट किया जाएगा आपका, आपको वहां पर वर्चुअली जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ मोड पर काम हो जाएगा। कंसर्न क्या क्या है इससे एसोसिएटेड, तो पहला तो है कि ये जो पास हुआ है लोकसभा में विदाउट फ्रेश डिबेट पास हो गया है, इस पर कोई स्पेसिफिक डिबेट नहीं हुई है, एज अ मनी बिल इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है और पास भी करा लिया गया है बाय द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लाइक राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो चुका है ना। तो ये आपके लिए कंसर्न बनता है कि अच्छा ठीक है, कोई भी बिल लाया जाता है तो उस पर डिबेट्स होती हैं, है ना। पहले लोकसभा से पास होता है, आफ्टर दैट राज्यसभा, और उसके बाद में प्रेसिडेंट की असेंट के लिए बिल जाता है ना। ये पूरी तरीके से पास हो गया है, इस पर कोई फ्रेश डिबेट नहीं करी गई है ना। तो इसके लिए आपके पास में एक प्रोविजन होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, जो भी बिल आ रहा है उस पर एक डिबेट होनी चाहिए, उसके बाद में जो भी क्रिटिसिज्म है। अब इन लोगों का कहना है कि डिबेट करवाएं क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और जितनी भी रिकमेंडेशन है सेलेक्ट कमेटी की उन सबको इंट्रोड्यूस करवा करके नए बिल में रख दिया है, इसलिए फ्रेश डिबेट नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगर कंसर्न आप लोग लिखोगे तो इसमें एक पॉइंट डाल सकते हो कि अच्छा कोई फ्रेश डिबेट नहीं हुई है, तो क्रिटिसिज्म जो है ओवर लिमिटेड रह गए हैं, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। हो सकता है कोई क्रिटिसिज्म उठ करके आता तो उस पर डिस्कशन हो जाता, वो नहीं हो पाया है। अगला है प्राइवेसी कंसर्न, अभी अभी बताया है कि आपके इसमें जितने भी ऑनलाइन डेटा है, लाइक आपके ईमेल्स हैं, है ना, जो भी वीडीएस के अंदर शामिल किए गए हैं उनका पूरा एक्सेसिबल होगा आपके पास में। जब भी इनकम टैक्स आपसे पूछेगा वो एक्सेस कर सकता है, इवन आपके जो प्राइवेट अकाउंट्स हैं उनको भी एक्सेस करने का राइट्स रखा गया है ना, इसी बिल में, है ना। तो ये आपके लिए एक प्राइवेसी कंसर्न के मैटर के तौर पर निकल सकता है। अगला है रिफंड फ्लेक्सिबिलिटीज चेंज नीड ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन इन रूल्स, मतलब ये जो रिफंड की फ्लेक्सिबिलिटीज रखी गई हैं, है ना, इनको इस पर कोई क्लेरिफाई नहीं किया गया, अच्छा कहाँ तक का रिफंड जो है बेसिकली कर दिया जाएगा। रिफंड किस पर्सपेक्टिव में, कि आपने टीडीएस लेट फाइल किया है तो हो सकता है कि आपका रिफंड आए नहीं आए, उस पर्सपेक्टिव से। तो उन्होंने बोला है प्रोविजन में कि आप रिटर्न आएगा, पर रिटर्न आएगा तो उसके लिए कोई ऑफिशियल क्लेरिफिकेशन रूल इन्होंने प्रोवाइड नहीं करे हैं। अगला आपका जो कंसर्न है वो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू जो है उसका इंपैक्ट तो होगा, बट लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी गेन आपके पास में
नहीं हो पाएगा, है ना। आपका जो रेवेन्यू है शॉर्ट टर्म तो बूस्ट मिलेगा उसे। फॉर एग्जाम्पल कि जितना ये लोग टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट हम लोगों से, है ना, हम लोग भी टैक्स पे कर रहे हैं। अब इन्होंने टैक्स पर इतनी एग्जम्पशंस दे दी है। एग्जम्पशंस क्यों दे दी है कि अच्छा टैक्स आप करोगे नहीं तो वो क्या है, डिमांड और सप्लाई में आपका मनी काउंट होगा, ठीक है। जब डिमांड सप्लाई में आ रहा है आपका मनी तो क्या है, सप्लाई चेन अच्छे से चल रही है ना। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा कंसर्न में हम लोग क्या है कि हमें इसके लिए शॉर्ट टर्म रेवेन्यू गेन तो हो रहा है पर लॉन्ग टर्म एज सच कोई इसका प्रॉफिट निकल करके नहीं आ रहा है ना। तो ये सारा आपका बिल था। इससे रिलेटेड जितने भी की फीचर्स और प्रोविजंस हो सकते हैं हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।